गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का टॉपिक है अध्याय 2 के अंतर्गत शक्ति का अर्थ, परिभाषा, शक्ति के प्रकार एवं शक्ति के स्रोतों का विवेचन करूंगा। शक्ति राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित करने वाले तथ्यों में शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यथार्थवादी दृष्टिकोण पूर्णतः शक्ति को आवश्यक तत्व मानता है। शक्ति के बिना राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में प्राचीन काल से वर्तमान तक विद्वानों ने शक्ति की महत्ता को स्वीकार किया है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे द्वारा मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाए। इस संबंध में यदि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए तो यह तथ्य हमारे सामने आएगा कि राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व शक्ति ही है। राजनीतिक विज्ञान के एक विख्यात विचारक जिसे हम कैटलिन कहते हैं, कैटलिन ने तो राजनीतिक विज्ञान को शक्ति की तलाश कहा है। इसी तरह से रॉबर्ट ए डहल ने राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत शक्ति की महत्ता को परिभाषित उन्होंने किया है और उनका कहना है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति की तलाश है। निस्संदेह शक्ति राजनीतिक विज्ञान का एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करने वाला अध्ययन की विषय वस्तु है। शक्तियों को हम कई रूपों में देखते हैं, जैसे शक्तियों के अंतर्गत शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, दैवीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, कई तरह की शक्तियों को हम सुनते हैं और इन शक्तियों में एक महत्वपूर्ण शक्ति जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं। किसी विचारक ने शक्ति के बारे में कहा है कि देश के लोगों की असली दौलत लोगों की मानसिक शक्ति है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन संपत्ति है तो वह आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, तो मानसिक शक्ति का स्थान स्वयं के लिए और दूसरों के लिए इसका सर्वोच्च स्थान है। किसी भी देश की शक्ति का आकलन उसकी सैनिक शक्ति के आधार पर किया जाता है। सैनिक शक्ति के आधार पर हम ये कहते हैं कि उस देश की सैनिक शक्ति बहुत ही प्रबल एवं शक्तिशाली है। किसी भी देश में उपलब्ध अस्त्र शस्त्रों की अधिकता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर भी हम उसे शक्तिशाली या निर्बल देश कहते हैं। तो शक्तियां कई प्रकार की हैं, शक्तियों के विविध रूप हैं। मानसिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, दैवीय शक्ति। लेकिन हम यहाँ पर राजनीतिक शक्ति का विवेचन करेंगे। शक्ति के क्रम में यह भी कहा गया है कि जिनके हाथों में शक्ति होती है वह अपने
शक्ति के बल पर किसी भी व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। किसी व्यक्ति से वह अपने शक्ति के बल पर अपनी इच्छानुसार कार्य करा सकता है। शक्ति के संबंध में कहा गया है कि शक्ति का प्रयोग किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शक्ति स्थिति परक भी, अर्थात यह किसी के व्यक्तित्व से भी संबंधित है। उदाहरण के लिए भारत में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जिस प्रकार शक्ति का प्रयोग किया, वैसी शक्ति का प्रयोग दूसरे प्रधानमंत्री नहीं कर सके। शक्ति के अंतर्गत दंड अथवा पुरस्कार देने की शक्तियां निहित होती है। कहने का भावार्थ यह है कि जिसमें शक्तियां निहित होती हैं वह किसी व्यक्ति को सजा या दंड दे सकता है। इसी भांति वह किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार या इनाम भी दे सकता है। अब हम शक्ति की परिभाषा का उल्लेख करेंगे। शक्ति की कई परिभाषाओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जैसे पिछले कालखंड में मैंने बताया था कि हम परिभाषाओं को उसके मौलिक रूप में ही लिखें, क्योंकि परिभाषा विचारकों के अपने मौलिक होते हैं। परिभाषाओं में हमें किसी तरह का फेरबदल या संशोधन नहीं करना चाहिए और परिभाषा को हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करके ही लिखा जाता है। किसी भी परिभाषा को तोड़ मरोड़ कर या संशोधन करके कदापि परीक्षा में न लिखें। राजनीति विज्ञान के एक विख्यात विचारक जिसे मार्गेंथाउ कहा गया है, उन्होंने शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि शक्ति ही वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चक्कर लगाती है। इसी तरह से शक्ति की परिभाषा देते हुए एक और विचारक जिसे मैकाइवर कहा गया है, उसके अनुसार शक्ति होने से हमारा तात्पर्य है व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने या निर्देशित करने से है। इसी तरह से एक और विचारक जिसे हम रॉबर्ट बायर टेड कहते हैं, उसके अनुसार शक्ति का आशय इस तरह से है: शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो इस भांति एक और विचारक जिसे रॉबर्ट ए डहल कहा गया है, उसके मतानुसार शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। शक्ति में अध्ययन की प्रमुख कठिनाइयां यह है कि इसके अनेक अर्थ होते हैं। तो इस तरह से शक्ति किसे कहते हैं, इसका अर्थ मैं पुनः संक्षेप में स्पष्ट करना चाहूंगा। शक्ति का आशय है कि जो व्यक्ति शक्ति संपन्न है या जिस किसी में राजनीतिक शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है, वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तियों से अपने इच्छानुसार उनसे कार्य ले सकता है, उनसे कार्य कराने की क्षमता वह रखता है। शक्ति के अर्थ और परिभाषा, मीनिंग ऑफ पावर एंड डेफिनेशन ऑफ पावर का उल्लेख करने के बाद अब हम शक्ति के प्रकारों का उल्लेख करेंगे। शक्ति के कई प्रकारों का उल्लेख यहां पर किया गया है, जिसमें
शक्ति के निम्नलिखित प्रकार हैं, जिसका उल्लेख मैं निम्नानुसार करना चाहूंगा। शक्ति के प्रकार, काइंड्स ऑफ पावर। शक्ति के कई प्रकारों का यहां पर उल्लेख किया गया है, जिसमें एक जर्मन समाज वैज्ञानिक जिसे मैक्स वेबर कहते हैं, उन्होंने शक्ति के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं। शक्ति के इन 3 प्रकारों में पहला कहा गया है परंपरागत शक्ति। इसमें शासन का अधिकार उसी व्यक्ति या समूह को प्राप्त रहता है जो चिरकाल से निरंतर उसका प्रयोग करता रहा है। वृद्ध तंत्र, जिसे हम बढ़े बूढ़े लोगों के हाथों में शासन शक्ति कहते हैं। गैर राजवंशों का शासन इसी श्रेणी में आता है। परंपरागत शक्ति को हम दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। प्राचीन काल में बड़े बूढ़े के हाथों में शक्तियां होती हैं। वह समाज या गांव से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम होते थे और उसके निर्णय सर्वमान्य होते थे, जिसे हम दूसरे शब्दों में राजतंत्र भी कहते हैं। राजतंत्र में एक व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली होता है, जिसे हम राजाओं का शासन कहते हैं। राज्य से संबंधित उसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह सभी लोगों को मान्य होता है। इसी तरह से दूसरा प्रकार कहा गया है कानूनी तर्क संगत शक्ति। इस शक्ति का स्रोत किसी व्यक्ति का राजनीतिक पद होता है, उसका अपना व्यक्तित्व नहीं। कुर्सी अर्थात पद के कारण लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। कोई व्यक्ति जब किसी राजनीतिक पद पर होता है तो वह शक्तियों से युक्त होता है। उस मनुष्य के व्यक्तित्व, कार्य या व्यवहार के आधार पर उसके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, अपितु वह किसी राजनीतिक पद पर होता है, मंत्री, सांसद या विधायक होता है, जिसके आधार पर अधिकारीगण उसके आदेशों का पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसी तरह से तीसरा है करिश्मावादी शक्ति। यह शक्ति किसी राजनीतिक नेता के अनोखे व्यक्तित्व का परिणाम होती है। हमारे देश में ऐसे कई राजनेता हुए हैं, पॉलिटिशियन हुए हैं, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही चमत्कारिक था। इन राजनेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, हिटलर, सिकंदर महान, चर्चिल आदि प्रमुख हैं। इसी तरह से शक्ति के विविध पक्ष हैं। राजनीति में शक्ति के प्रयोग का क्षेत्र बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। यह शक्ति जिन विभिन्न रूपों में राजनीति को प्रभावित करती है, उसे हम शक्ति के विविध पक्ष कह सकते हैं। इस दृष्टि से शक्ति के मुख्य रूप से 3 पक्ष हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक शक्ति, दूसरा आर्थिक शक्ति और तीसरा विचारात्मक शक्ति। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग हमेशा जनहित में होना चाहिए। साधारणतः इस शक्ति का प्रयोग सरकार की विभिन्न शाखा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती है। इन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कह सकते हैं। राजनीतिक शक्ति के अनौपचारिक अंग भी होते हैं, जैसे किसी देश का जनमत, जन आंदोलन, संगठित हित आदि। शक्ति के विविध पक्ष के तहत दूसरा कहा गया है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य धन संपदा, उत्पादन के साधनों और अन्य दुर्लभ साधनों के स्वामित्व से है, जिनके बल पर निर्धन लोगों या निर्धन राष्ट्रों के जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी तरह से तीसरा कहा गया है विचारात्मक शक्ति। इसका अभिप्राय है किसी विचारधारा के बल पर लोगों की सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करने से है, जैसे समाजवाद, साम्यवाद,
लोकतंत्रात्मक समाजवाद आदि विभिन्न विचारधाराओं के ही उदाहरण हैं। इस तरह से शक्ति के कई रूपों का उल्लेख मैक्स वेबर ने किया है। इसी तरह से शक्ति के और भी कई प्रकार बताए गए हैं, जिसमें दृश्यता के आधार पर ज्ञात तथा अज्ञात शक्ति, अधिक शब्दों में शक्ति का अदृश्य रूप प्रच्छन्न लेटेंट शक्ति है और उसका प्रकट रूप होने पर वह सत्ता का बल है। इसी तरह से दमन की दृष्टि से शक्ति दमनात्मक अथवा अदमनात्मक हो सकती है। वैसे ही शक्ति के और भी रूप हैं, जैसे औपचारिकता के आधार पर वह औपचारिक अथवा अनौपचारिक हो सकती है। अनौपचारिक शक्ति वास्तविक शक्ति होती है, अर्थात औपचारिक शक्ति औपचारिक दृष्टि से शक्ति किसी में भी निहित हो सकती है और अनौपचारिक दृष्टि से उसका प्रयोग कोई भी दूसरा व्यक्ति कर सकता है। उदाहरण के रूप में औपचारिक रूप से हमारे देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु अनौपचारिक रूप से उस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति न करके देश का प्रधानमंत्री करता है। इस तरह से डेल ने दो प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया है। पहला उत्पीड़न और दूसरा सत्ता। जो शक्ति औचित्यपूर्ण न हो वह दमन या उत्पीड़न है, और दूसरा सत्ता। जो शक्ति औचित्यपूर्ण है उसे सत्ता कहना चाहिए। तो इस तरह से यह तो हो गया शक्ति के विविध प्रकार। अब हम शक्ति के स्रोतों का उल्लेख करेंगे। सोर्सेस ऑफ पावर। शक्ति के कई रूपों का उल्लेख यहां पर किया गया है, जिसमें शक्ति का पहला और महत्वपूर्ण स्रोत कहा गया है। शक्ति के स्रोतों में जैसे ज्ञान है, पहला स्रोत है ज्ञान। शक्ति का प्रमुख स्रोत ज्ञान है। ज्ञान के अंतर्गत हम आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण, व्यक्तित्व या सम्मान को सम्मिलित करते हैं। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का स्रोत बन सके। इसी तरह से दूसरा स्रोत है आर्थिक शक्ति। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक सामग्री की शक्ति एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर को सम्मिलित किया जा सकता है। प्राप्तियां या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, परंतु न तो यह एकमात्र स्रोत है और न निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत है। इसी तरह से शक्ति का तीसरा स्रोत है संगठन। संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक कहावत भी है, संगठन ही शक्ति है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आधुनिक युग में मजदूर संघ तथा व्यापारिक संगठन इसके उदाहरण हैं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में कई तरह के मजदूर और व्यापारिक संगठनों का निर्माण किया गया है और संगठित होकर ये लोग अपने मांगों को पूरा कराने के लिए अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह से चौथा है आकार। अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और सोचा जाता है कि संगठन का आकार जितना बड़ा होता है वह उतने ही अधिक शक्ति का परिचय दिया जाता है। कहने का अभिप्राय, कहने का भावार्थ यह है कि जो संगठन विस्तृत या व्यापक होता है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है और जिस संगठन का आकार या दायरा संकुचित अर्थात छोटा होता है वह शक्तिहीन संगठन कहा जाता है। अब है निष्कर्ष, जिसे हम उपसंहार अंग्रेजी में कंक्लूजन कहते हैं। निष्कर्ष के तौर पर
हम कह सकते हैं कि शक्ति राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। इस अध्याय के अध्यापन के बिना शक्ति को पढ़ने लिखने के बगैर हम स्वयं के, देश के और विदेशों की शक्तियों का हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्तियों में कुछ न कुछ शक्तियां हैं, मानसिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है या दैवीय शक्तियां हैं। इस तरह से राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु शक्ति का विवेचन यहीं पर संपन्न होता है और आगे के कालखंड में हम नेक्स्ट टॉपिक का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।